नमस्कार। टेलीफोन कहाँ है? मोबाइल देख रहा था जिसमें। अरे उसी में है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ अब आ रही है। नमस्कार। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, प्रोफेसर आकेन लोगो, डॉक्टर श्याम शंकर सिंह, प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा और इस वेबिनार से संबंधित सभी साथियों एवं सभी अन्य प्रबुद्ध साथियों, कोविड-19 का उत्तरकाल, शिक्षा, साहित्य और समाज, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं भी कुछ इससे संबंधित जो विचार हैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कोरोना वायरस महामारी ने जो संकट उत्पन्न किया है और जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, अभी कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम एक वर्तमान स्थिति के आधार पर कल्पना कर सकते हैं कि उत्तरकाल कैसा होगा। और कई समस्याओं से समाज जूझता रहा है, उससे निदान प्राप्त भी किया है। उन सब अनुभवों के आधार पर हम एक कल्पना कर सकते हैं कि हमारा वह समय कैसा होगा जो कोविड-19 के समापन के बाद का होगा। पूरे देश के विदेश के परिदृश्य को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारे यहाँ जो संकट आया वो दूसरे देशों की तुलना में मृत्यु दर और अन्य कारणों अन्य आधारों पर थोड़ा कम रहा। इसके पीछे कई कारण हैं और एक महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि हमारा समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो श्रमशील है। हम ऐसे जीवन पद्धति से जुड़े हुए हैं जिससे इस महामारी का प्रभाव कुछ कम हुआ है, लेकिन आगे वाले दिनों में क्या क्या स्थितियां हो सकती है और शिक्षा, साहित्य और समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम कुछ विचार कर। बहुत सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं, उन पर भी हम विचार करके क्या उसका हल हो सकता है उसके बारे में भी चिंतन करें। भारतीय
शिक्षण पद्धति को हम इस रूप में जानते रहे हैं कि हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति चलती थी। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में एक बहुत ही निकट का संबंध होता था। शिष्य अपने गुरु के व्यवहार से, उनके ज्ञान से, उनके कार्य पद्धति से बहुत कुछ सीखता था। उनके सानिध्य में रहने से उनको वो चीज़ें भी मिल जाती थी जो कि उनके जीवन चर्या से संबंधित होती थी। आज हम जिस शिक्षा पद्धति में हैं उसमें निरंतर इस बात की कोशिश हो रही है हम क्लासरूम टीचिंग के अलावा ऑनलाइन पद्धति से भी अध्ययन अध्यापन का कार्य करें। तकनीकी में भरपूर विकास हुआ है और उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए शिक्षा के माध्यम के रूप में, के एक सिस्टम के रूप में उस पद्धति को पूरे विश्व ने और हमारे देश ने भी अपनाया। हमारी भारतीय शिक्षण पद्धति में नए सोच, नए विचार और उससे संबंधित प्रश्न पूछने का जो प्रावधान था, सीधे गुरुओं के संपर्क में आकर उनसे उन प्रश्नों के समाधान प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास और उसके लिए जो प्रोत्साहन होता था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। भारत सरकार ने भी कई सुविधाएं उत्पन्न की। हमारी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो और शिक्षा का विकास हो, प्रसार हो, इस पर निरंतर प्रयास किए गए और जो भी साधन उपलब्ध हो सकते हैं और जो आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी होंगे, उसको स्वीकार करना आवश्यक हो गया। भारतीय उच्च शिक्षा 90 के दशक में लगातार रूपांतरित होती जा रही थी और यूजीसी ने भी ई पाठशाला, स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो वीडियो और डिजिटल आधारित ओपन शिक्षा के अनेक साधन उपलब्ध कराए। विश्वविद्यालयों ने भी अपने अपने स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध की और छात्रों को और शिक्षकों को प्रेरित किया कि इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने से हम ज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय जो ज्ञान की पद्धति है उससे जुड़ सकेंगे। इन पद्धतियों को, इन माध्यमों को हमने चुना और शिक्षकों के बड़े वर्ग ने इसको स्वीकार किया। लेकिन इन दिनों जब कोरोना का प्रभाव हुआ तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा होने लगी। यद्यपि सभी सुविधाएं पहले से उपलब्ध थी, लेकिन उसके उपयोग के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं हो रहे थे। शिक्षक भी और विद्यार्थी भी
लेकिन आज हमें उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी, अनिवार्यता महसूस होने लगी। तब शिक्षकों को भी प्रेरित किया गया और विद्यार्थियों को भी। यद्यपि जो क्लासरूम टीचिंग है, जो शिक्षक से के माध्यम से शिक्षा मिलती है, वो किसी अन्य साधनों से, इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मिलती है, उसमें बड़ा अंतर होता है और उसका कोई भी शिक्षक का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है और वैसे ही रहते हुए हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, तो स्वाभाविक है कि उसको लगातार लोगों ने स्वीकार किया और उसके अच्छे परिणाम सामने आए। कई बार चुनौतियां हमें कुछ अवसर प्रदान करती है। ऐसे ही इस चुनौतियों के दौर में जो कुछ भी अवसर आए उसका सदुपयोग किया गया और आगे भी इसी गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा लगता है। कोरोना का प्रभाव कितने वर्षों तक रहेगा, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक रहेगा, हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इससे निजात पा लेंगे, जल्दी निजात पाएंगे। लेकिन शिक्षा के लिए हमने जो कुछ भी तरीके अपनाए, उसको आगे के लिए भी अपनाए रखना होगा और उसमें निरंतर विकास की संभावनाएं बहुत है। कई ऐसे कोर्स भी रहे जिसको ऑनलाइन किया जा सकता था। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जिसको हम HRDC कहते हैं, के माध्यम से ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स आदि के लिए भी ये सुविधाएं दी जा रही थी। लेकिन जो सुविधा क्लासरूम टीचिंग के रूप में हो रही थी, उसको ज़्यादा लोगों ने अपनाया था। लेकिन आज हमें ज़रूरत पड़ रही कि हम अपने इस पद्धति को पर पुनः विचार करें और उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंच बन सके, इसके लिए प्रयास करें। भारतीय स्थितियां भी कुछ अलग है। भारत के बहुत सारे विद्यार्थी गाँव में निवास करते हैं, दूर दूर रहते हैं शहर से, और उनको वो सुविधाएं, इंटरनेट की सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं, मोबाइल और लैपटॉप की सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसलिए ये जो कुछ टेक्नोलॉजी का लाभ है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए यह क्लासरूम टीचिंग को निरंतर आगे बढ़ाते हुए भी और उसमें जो कुछ भी और सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, उन सब बच्चों तक, सब जनता तक पहुंचाना आवश्यक प्रतीत होता है। इन दिनों समाज में जो विचारों में परिवर्तन आए, जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया, देखा, अकेले रहकर अपने घर पर लोगों से दूरियां बनाते हुए, लेकिन अन्य माध्यमों के से जुड़ाव कैसे हो सकता है, इसको अपनाते हुए, लेकिन श्रमिकों ने जो कठिनाइयां झेली, जो घर से दूर कुछ निर्माण के लिए, समाज को और बेहतर बनाने के लिए अपने श्रम से उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए और उस क्षेत्र को, उस देश को, उस उद्योग को आगे लाने के लिए जिन्होंने श्रम किया, जिनके बल पर ये उद्योग धंधे चलते रहे, उन्होंने कठिनाइयाँ झेली। ऐसे अपने घर से दूर
उन श्रमिकों की जो कठिनाइयाँ रहीं, जो दुख दर्द रहा, जो घर वापसी के लिए जो उनका संघर्ष रहा, और वो संघर्ष अभी भी जारी है, और इससे समाज में जो चेतना जागी, जो अपने अस्तित्व को समझने के लिए और अपने जीवन मूल्यों को फिर से परखने के लिए करुणा, दया, परोपकार की भावनाओं को फिर से विकसित करने के लिए एक अवसर मिला। यह ऐसा अवसर भी रहा जिसमें विवाह और ऐसे समारोह में भीड़ भाड़ दिखावे से दूर एक ऐसे आयोजन जो कि आत्मीय लोगों के बीच में हो, उसको स्वीकारा। और ऐसा लगा कि आगे भी ये जो आदर्श पद्धति है उसको सुधारना, उसको स्वीकार करना और उसी प्रकार से अपने जीवनचर्या को चलाना, आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना करना, ये जो कुछ हुआ वह यद्यपि ऐसा महसूस हुआ कि क्या ये कुछ क्षण के लिए है, क्या ये स्थायी भाव हो सकता है। जो कुछ भी हमने संयम से काम लिया, जो सहयोग की भावना हुई, जो एकजुटता समाज में आई, वह क्या स्थायी रूप से रह सकती है। जो कहा जाता है कि वैराग्य भाव क्षणिक होता है, फिर बाद में वैसे ही जीवन के जो अन्य हैं काम हैं वो उसी पद्धति से चलने लगते हैं। लेकिन इस महामारी ने हमें जो कुछ सीख दी, कई ऐसे भी हमारी जो भारतीय पद्धति रही है, साफ सफाई से रहना, नमस्कार करना, अपने स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, और ऐसे ही जो हमारी जीवन शैली रही है, भारतीय जीवन पद्धति रही है, उसको फिर से अपनाने का, स्वीकार करने का एक अवसर आया। और ऐसा महसूस हुआ कि इस पद्धति को पूरी दुनिया अपना रही है। यह भी महसूस हुआ कि केवल आत्मरक्षा की बात नहीं है, स्वयं पर सोचना, स्वयं को सुरक्षित और स्वस्थ करना ही नहीं, हमें अपने समाज के बारे में भी सोचना है, उनको भी सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए जो भी उपाय होते हैं, जो भी हमारा सहयोग होता है, जो भी हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए आपस में मिलजुल कर उस कार्य को भी प्राथमिकता देना हमारा उद्देश्य रहा। और ऐसे अवसरों पर समाज में जो नई चेतना जागृत होती है, जो कुछ पनपता है, ऐसे अच्छे विचार वो अगर स्थायी रूप से समाज में विकसित होते हैं, और कोविड-19 के उत्तर काल में भी हम इसी प्रकार से अगर इसको अपनाते रहें तो लगता है कि समाज बेहतर बनता चला जाएगा। साहित्य की रचना का जो दौर चला, वो समय समय पर परिस्थितियों से प्रभावित होता रहा। स्वतंत्रता की बात आई, ग्रामीण जो व्यवस्था रही समाज में, और आधुनिक जीवन में जो समस्याएं आती रही, समाज की जो विद्युतताएं थी, उन सब को लेकर हमारे साहित्यकारों ने रचनाएं की। अभी ये
संकट का दौर है। इस समय अनेक प्रकार की रचनाएं हो रही हैं। कई ऐसी रचनाएं हैं जो कुछ समय तक के लिए ही रहती हैं, लेकिन यदि ऐसी रचनाएं हों जो कालजयी हों तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव समाज पर लंबे समय तक पड़ेगा। पठन पाठन की, साहित्य की के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। पहले हार्ड कॉपी साहित्य के हमेशा उपयोगी साबित होते थे, उसका उपयोग करते थे, और पुस्तकों को सीधे पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ने में बड़ा अंतर है। लाइब्रेरी का बड़ा महत्व होता था और धीरे धीरे हम अन्य साधनों के माध्यम से पढ़ने लगे। उसका अपना एक महत्व, साहित्य के प्रति जुड़ाव, वो अगर इस माध्यम में भी जारी रहे तो वह ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। भाषा में भी जो परिवर्तन आएंगे, अभी एक ऐसा दौर चला जो नए नए शब्द आए। कोरोना वायरस, कोविड-19 से हम बात शुरू करते हैं। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, इम्यूनिटी, वॉरियर्स, वर्क फ्रॉम होम, ट्रेवल हिस्ट्री, ऐसे जो शब्द आ रहे हैं वो हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं। जन साधारण के लिए भी सामान्य शब्द हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि रचनाओं में भी इसका प्रभाव झलकेगा और जो शब्द हमारे लिए किसी समय अनजान और कठिन महसूस होते थे, वो लगता है कि वो सबके लिए एक सरल और ग्राह्य शब्द प्रतीत होंगे। एक और इस संबंध में विचार सामने आ रहा है कि हमारा देश गांवों का देश है। ये माना जाता है कि 70% आबादी गांवों में रहती है। पिछले कुछ वर्षों से ये देखा गया कि गांव खाली होते गए, गांव से पलायन हुआ, शहरों में रोजगार के लिए लोग जाने लगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शहर ज़्यादा सुविधाजनक लोगों लगने लगे और धीरे धीरे लोगों का पलायन शहर की तरफ होने लगा। इसके कई कारण रहे, लेकिन इन दिनों जो देखा जा रहा है घर वापसी का, अपने मूल स्थान पर पहुंचने का, इसके परिणाम, इसके प्रभाव को भी आगे थोड़ा सा विचार करना होगा, समझना होगा। क्योंकि ये जब गांव में पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनमें से कई ऐसे होंगे जो फिर से शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। हमें अपने गांवों को ऐसी सुविधा देनी होगी, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्र में ही रहकर ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उसको विकसित करना होगा ताकि इन्हें आसपास के क्षेत्र में भी रोजगार मिल सके। और जो जुड़ाव जो हुआ है इन दिनों गांव के प्रति, अपने मूल स्थान के प्रति, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे जो योजनाएं होंगी
ऐसे उद्योग धंधे में जो रोजगार प्राप्त करने वाले जो जनता होगी, उनके लिए वैसी शिक्षा देनी, और इसके लिए शिक्षा के जो शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है, माफ कीजिए थोड़ा बीच में व्यवधान हो गया था, कुछ मैं अभी जो मोबाइल के माध्यम से कर रहा हूँ उससे कुछ व्यवधान आ गया। इसलिए जो भारतीय व्यवस्था रही है, जो रोजगार धंधे रहे हैं, गांवों को जो आत्मनिर्भर रहने के लिए जो पूर्व में उपक्रम रहे हैं, जो व्यवस्था रही है, वह फिर से हमें याद दिलाती है कि उस व्यवस्था में भी आज के संदर्भ में परिवर्तन करते हुए सुविधाजनक बनाया जाए। हमारे नौजवानों को, युवकों को ऐसी शिक्षा, ऐसा प्रशिक्षण मिले जिसका आकर्षण अपने गांव के प्रति हो, अपने आसपास के क्षेत्रों में जो कुछ भी किया जा सकता है, जो कुछ भी हमारे पूर्व में जो कौशल है, उस कौशल को उभारना। वैसे भी भारत महत्वपूर्ण रहा है पहले अपने स्थानीय जो कुछ निर्माण होते हैं उसके व्यापार करने के लिए। इसलिए ऐसा लगता है कि हमें उस पर पुनर्विचार करना होगा और उन लोगों को लिए उसी प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस बीच सामने आई कि हमारा जुड़ाव प्रकृति से हुआ, और प्रकृति से जो जुड़ाव हुआ उसका परिणाम चारों तरफ जो दिख रहा है कि चिड़ियों की चहचहाहट अब ज़्यादा सुनाई देती है, पशु पक्षी अब विचरण करने लगे हैं बिना किसी डर के, वायु शुद्ध हो गया है, पानी में शुद्धता आ गई है, आकाश साफ नज़र आने लगा है। ये जो परिवर्तन हुआ है इस दौर में, लगता है कि हमने जो सादगी का जीवन जिया, हमने जो अन्य जो साधन थे, चाहे पेट्रोल की खपत, चाहे लगातार लाउड स्पीकर की आवाज़, चाहे वो हॉर्न की आवाज़ हो, इससे मुक्त रहे और सादगी भरा जीवन जीने का एक तरीका अपनाया। बहुत सारी जो विलासिता की चीज़ें थी उससे दूर रहे और धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी आवश्यकताएं अगर सीमित है और अगर हम सुख और शांति से रहना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ रहने से और ऐसे ही जीवन जीने से भी वो सब की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा महसूस होने लगा। और ऐसा अगर विचार समाज में फैलते हैं और आदर्श जीवन जीने की शैली हम अपनाते हैं और ये अपने आचरण में अगर हम ढालते हैं कि हम कम से कम चीज़ों के साथ रह सकते हैं, जी सकते हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित रहे, तब भी हमारी जीवनचर्या में हमारे जो मूल जीवन पद्धति है उसमें कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका सकारात्मक उसका परिणाम होगा, प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हम मान के चलें तो जीवन पद्धति
में जो सुधार होगी उसका समाज को बड़ा लाभ होगा, ऐसा महसूस होता है। अभी तो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि इस संकट से मुक्ति हमें मिलेगी। हम कुछ इन कठिनाइयों से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसे अगर अपनाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम स्वयं को, अपने समाज को, अपने देश को और विश्व को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि कई कठिनाइयाँ आई, कई संकट आए, उसका निदान हो गया। इसके साथ ही हमको जो सीख मिलती है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकट आते रहेंगे। ये ऐसा संकट है जिससे कुछ अलग प्रकार की अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, और ऐसी ही विशिष्ट अनुभव से साहित्य का सृजन विशिष्ट प्रकार से होता है। साहित्य ऐसा गढ़ा जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं जो कि समाज उन्मुख होगी, समाज को नई दिशा देने के लिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए समाज कुछ प्राप्त करता रहेगा। और ऐसे ही हम निरंतर आगे अपने इस शिक्षा पद्धति को, साहित्य को और समाज को पुनर्व्याख्यायित करते रहेंगे, उसके लिए विचार करते रहेंगे। मैंने कुछ छुटपुट बातें कही, कुछ व्यवधान भी उत्पन्न हुए, फिर भी जो आयोजन किया राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने, उसमें सम्मिलित होते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। और इस पर विचार करते रहेंगे और समाज के प्रति आशान्वित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।